नमस्कार प्रिय अभ्यर्थियों, एन प्लस अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, एन प्लस अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप मेरे साथ भारत का संवैधानिक इतिहास को पढ़ रहे थे और पिछले क्लास में बताया गया था कि 1786 के अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को किसी विशेष परिस्थिति में अपनी परिषद द्वारा बनाई गई विधि या परिषद द्वारा लिए गए निर्णय को निरस्त करते हुए गवर्नर जनरल अपने स्वयं के निर्णय को लागू करने का अधिकार दिया गया था और इस प्रकार का अधिकार प्राप्त करने वाला पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था। तो ध्यान दें, इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे 1813 का चार्टर एक्ट। तो देखते हैं 1813 में क्या क्या डिसीजन लिए गए। 1813 के जो चार्टर एक्ट लागू किया गया था, इसमें क्या क्या प्रावधान रखे थे। तो ध्यान दें, सबसे पहले 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा एक ऐसा डिसीजन लिया गया कि जो ईसाई मिशन थे, ईसाई मिशनों को अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार दिया गया था। क्या किया था? 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ईसाई मिशनों को अपने धर्म पर प्रचार प्रसार करने का अधिकार पहली बार दिया गया था। इससे पहले इनको धर्म पर प्रचार करने का कोई अधिकार नहीं था। अब ध्यान दें, 1813 चार्टर एक्ट के द्वारा एक डिसीजन लिया गया कि ईसाई मिशनों को अपने धर्म पर प्रचार करने का अधिकार मिला। उसके बाद और भी कोई डिसीजन लिए? जी हाँ, एक और डिसीजन लिया कंपनी। हम वही कंपनी की बात कर रहा हूँ, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार थे, व्यापारिक अधिकार कैसे कर दिए थे? समाप्त कर दिए गए थे। ठीक है, व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया था। अब ध्यान दें, परंतु क्या बोला मैंने? परंतु ध्यान दें, परंतु कंपनी को व्यापारिक अधिकार समाप्त तो किए थे, परंतु हुआ क्या? चीन के साथ चाय संबंधी कुछ व्यापार थे। चाय के संबंध में उसे व्यापार करने के अधिकार बने रहे थे। चीन के साथ जो चाय संबंधी व्यापार कर रही थी, वो अधिकार बने रहे थे। अब ध्यान दें, 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा एक पहला डिसीजन ये लिया गया कि ईसाई मिशनों को अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार दिया गया। दूसरा डिसीजन ये था कि कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार थे, उनको समाप्त कर दिया गया, परंतु एक अधिकार छोड़ दिया गया था कि वो चीन के साथ जो चाय संबंधी व्यापार करती थी, उस अधिकार को बना रहने दिया। इसके बाद 1813 के चार्टर एक्ट ने कुछ और भी डिसीजन लिए। हाँ, एक और डिसीजन लिया, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास। ध्यान दें, 1813 चार्टर एक्ट के द्वारा कलकत्ता, मुंबई और मद्रास, इन तीनों सरकारों द्वारा अगर कोई विधि बनाई जाती है, विधि का निर्माण किया जाता है, तो उस विधि को ब्रिटिश संसद, ध्यान दें, ब्रिटिश की संसद में अनुमोदन कराना अनिवार्य था। मतलब अनुमोदन कराना यानी पंजीकृत कराना अनिवार्य था। उसके बाद और भी कोई डिसीजन लिया था? हाँ, एक खास डिसीजन और लिया था कि जो भारतीय लोग थे, कौन लोग? भारतीय, ठीक है ना। भारतीय जो लोग थे, भारतीय लोगों को शिक्षा संबंधी, कौन से संबंध में? शिक्षा, ठीक है ना, शिक्षा के संबंध में
प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था। मतलब शिक्षा के संबंध में प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का अधिकार दिया गया था। 1 लाख रुपए खर्च करने का अधिकार दिया था। अब ध्यान दें, 1813 के चार्ट एक्ट के द्वारा डिसीजन तो कई लिए गए थे, लेकिन मुख्य 4 डिसीजन ये लिए थे कि सबसे पहले ईसाई मिशनों को धर्म के आधार पर प्रचार करने का अधिकार दिया। दूसरा डिसीजन कुछ इस प्रकार से लिया कि कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार थे उनको समाप्त कर दिया, परंतु एक छोटा सा अधिकार छोड़ दिया था कि चीन के साथ जो चाय संबंधी व्यापार चल रहा था उसको बना रहने दिया। एक और डिसीजन लिया कि कलकत्ता, मुंबई और मद्रास की सरकार अगर कोई विधि बनाएगी तो अब उसे ब्रिटिश की संसद में अनुमोदन कराना अनिवार्य कर दिया था। इसके बाद एक और डिसीजन लिया कि भारतीय लोगों को शिक्षा के संबंध में प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का अधिकार मिल चुका था। तो इसके बाद ध्यान दें, 1813 चार्ट एक्ट के द्वारा जो डिसीजन लिए गए इनको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद देखते हैं 1833 का चार्ट एक्ट। 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा क्या क्या प्रावधान किए गए? 1833 का चार्टर एक्ट। देखिए, 1833 के चार्टर एक्ट ने एक सबसे बड़ा डिसीजन ये लिया कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया था। क्या कर दिया भाई? 1833 के चार्ट एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया। अब जब बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया तो अब विधि भी कौन बनाएगा? बंगाल का गवर्नर जनरल अब संपूर्ण भारत के लिए विधि बनाएगा। ठीक है, अब विधि बनाने का अधिकार दे दिया गया। अर्थात कह सकते हैं कि 1833 के चार्ट एक्ट के द्वारा देश में केंद्रीकरण की व्यवस्था की गई थी। कौन सी व्यवस्था कर दी? केंद्रीकरण व्यवस्था की गई थी। किंतु एक बात ध्यान रखेंगे, किंतु जो नियंत्रक मंडल था, नियंत्रक मंडल को अभी भी वही अधिकार थे कि गवर्नर जनरल द्वारा बनाई गई विधि को अस्वीकार कर सकता था और स्वयं क्या कर सकता? स्वयं कानून बना सकता था। आया समझ में? तो 1833 के चार्ट एक्ट के द्वारा एक ऐसा डिसीजन लिया गया कि बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। उसके बाद संपूर्ण भारत के लिए विधि बनाने का उसे अधिकार दे दिया। अर्थात कह सकते हैं कि केंद्रीकरण की व्यवस्था हुई। उसके बाद एक कंडीशन ये लागू रही जो पहले से थी कि नियंत्रक मंडल को अभी भी वही अधिकार था कि गवर्नर जनरल द्वारा बनाई गई विधि को वो अस्वीकार कर सकता था और स्वयं कानून बना सकता था और लागू कर सकता था, है ना। इसके बाद एक और डिसीजन लिया गया। इसके बाद एक डिसीजन ये लिया गया 1833 के चार्ट एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व संबंधी
राजस्व संबंधी सभी प्रकार के अधिकार दे दिए गए थे। आया समझ में कि गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसे राजस्व संबंधी सभी प्रकार के अधिकार दे दिए गए थे, और इसी के तहत एक और कंडीशन लागू की गई थी कि अब गवर्नर जनरल संपूर्ण भारत के लिए एक ही, ध्यान दें, एक ही बजट बनाने का अधिकार दे दिया था। ध्यान दें, 1833 के चार्ट एक्ट द्वारा सबसे पहला डिसीजन ये लिया गया था कि बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया और उसे संपूर्ण भारत के लिए विधि बनाने का अधिकार दिया था। परंतु नियंत्रक मंडल जो था, नियंत्रक मंडल को अभी भी वही अधिकार था कि गवर्नर जनरल द्वारा बनाई गई जो विधि है उसको अस्वीकार कर सकता था। उसके बाद डिसीजन दूसरा ये लिया गया कि गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसे राजस्व संबंधी, उसे क्या किया, राजस्व संबंधी सभी प्रकार के अधिकार दे दिए गए थे। उसके बाद क्या किया कि संपूर्ण भारत के लिए एक बजट, एक ही बजट बनाने का अधिकार दिया था। इसके बाद एक और डिसीजन लिया गया कि कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार थे, अब कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार थे, व्यापारिक अधिकारों को अब पूरी तरह समाप्त कर दिया था। ध्यान दें, पूरी तरह समाप्त कर दिया था। यानी कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार थे उन्हें पूरी तरीके से समाप्त कब किया था, 1833 के चार्ट एक्ट के द्वारा। अभी ध्यान दें, कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया, परंतु अभी इसको दूसरे कुछ अधिकार दे दिए गए थे। क्या? इसको प्रशासनिक और राजनैतिक, प्रशासनिक व राजनीतिक कार्यों के लिए उसे अधिकार फिर से थमा दिया गया। परंतु ये कंपनी पूरी तरीके से समाप्त होने का इसका काम रहेगा 1858 के चार्ट एक्ट के द्वारा। वो हम अभी पढ़ेंगे। इससे पहले कि जान लेते हैं कि कंपनी को 1833 के चार्ट एक्ट के द्वारा व्यापारिक अधिकारों से बिल्कुल ख़त्म कर दिया था और इसे प्रशासनिक व राजनीतिक का अधिकार दे दिया गया था। इसके बाद 1833 के चार्ट एक्ट के द्वारा एक और डिसीजन लिया गया, जरा ध्यान दें, नोट कर लिया। 1833 के चार्ट एक्ट के द्वारा एक और सबसे बड़ा ये डिसीजन लिया गया। 1833 के चार्ट एक्ट के अंतर्गत धारा, ध्यान दें, धारा 87 के तहत एक डिसीजन लिया गया कि कंपनी में जो सरकारी पद थे, सरकारी पदों पर नियुक्ति के लिए, यानी 1833 के चार्ट एक्ट के द्वारा धारा 87 के तहत कंपनी के जो सरकारी पद थे उन पे ये डिसीजन लिया गया कि किसी भी व्यक्ति को जाति या धर्म या मूल वंश, जाति, धर्म, मूल वंश या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति को अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। क्लियर? तो 1833 के चार्ट एक्ट के अंतर्गत धारा 87 में ये प्रावधान किया गया कि कंपनी के सरकारी पदों पर अगर कोई व्यक्ति नियुक्त किया जाता है, पदों पर नियुक्ति के लिए किसी भी व्यक्ति को
धर्म, जाति, मूल वंश या जन्म स्थान के आधार पर उसे अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। इसकी बात देख लेते हैं अब हम 1853 का चार्ट एक्ट। बाद 1853 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर एक्ट। देखिए 1853 का जो चार्टर एक्ट लागू क्यों किया गया था, 1853 का चार्टर एक्ट क्यों लाया गया था, क्यों पारित किया गया था? क्योंकि इस समय भारतीय लोग कंपनी के प्रशासन को पूरी तरह समाप्त करने की मांग करने लगे थे। मतलब भारतीय जो लोग थे वो बहुत जोड़ तोड़ पे कंपनी के प्रशासन को पूरी तरह समाप्त करने का मांग करने लगे थे, जिसके चलते लॉर्ड डलहौजी ने एक रिपोर्ट भी प्रस्तुत की थी कंपनी के प्रशासन को सुधारने के लिए। तो आइए समझते हैं। देखिए सबसे बड़ा तो डिसीजन इसमें ये लिया था, विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से कैसा कर दिया था, अलग अलग कर दिया था। ये लो भाई 1853 के चार्ट एक्ट के द्वारा विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से अलग अलग कर दिया। अब अलग कर दिया तो विधि कैसे बनेगी? तो ध्यान दें, विधि बनाने के लिए भारत में एक विधान परिषद की स्थापना की गई थी। किसकी? भारत में एक विधान परिषद की स्थापना की गई। और इस विधान परिषद जब विधि बना के तैयार करती थी तो इस विधि को हम अधिनियम कैसे बनाएं? अब ध्यान दें, देखिए विधान परिषद का काम था विधि बनाना, पर अधिनियम कैसे बनेगा? अधिनियम बनाने के लिए इसे गवर्नर जनरल के हस्ताक्षर के लिए ले जाना पड़ता था। उसके बाद गवर्नर जनरल जब इस पर स्वीकृति दे देता, स्वीकृति प्रदान होने के बाद ये बन जाता था क्या? अधिनियम। आया समझ? ऐसा क्यों? क्योंकि गवर्नर जनरल को था क्या? वीटो पावर। गवर्नर जनरल को जो था वो वीटो पावर था। इसलिए अब ध्यान दें, 1853 का जो चार्टर एक्ट आया उसने सबसे बड़ा डिसीजन ये लिया कि विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से अलग कर दिया। उसके बाद विधि बनाने के लिए भारत में एक विधान परिषद की स्थापना की। ध्यान दें, विधि बनाने के लिए भारत में एक विधान परिषद की स्थापना की और उस विधान परिषद ने विधि बना के जब तैयार की तो उसको फिर लेके उस विधि पत्र को कहाँ ले जाया जाता? गवर्नर जनरल पास। गवर्नर जनरल को वीटो पावर होता है, जिसके चलते वो जब साइन कर देता, स्वीकृति दे देता है, तब वो बन जाता है क्या? अधिनियम। एक तो ये डिसीजन लिया। क्या सर इसके बाद और भी कोई डिसीजन लिया? जी हाँ, एक और डिसीजन लिया, जरा ध्यान दें। अगला डिसीजन क्या लिया था? बंगाल का जो प्रशासन है, बंगाल के प्रशासन को चलाने के लिए एक अलग से लेफ्टिनेंट गवर्नर को नियुक्त किया गया था। मतलब बंगाल के, अब देखो 1853 के चार्ट एक्ट द्वारा क्या क्या डिसीजन ले लिए गए? एक ये डिसीजन ले लिया गया और दूसरा डिसीजन ये लिया गया कि बंगाल के प्रशासन को चलाने के लिए एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की स्थापना, मतलब नियुक्ति की गई थी। उसके बाद क्या सर और भी डिसीजन लिए गए? एक ईस्ट इंडिया जो कंपनी है, कंपनी में अब जो कर्मचारी भर्ती होंगे वो कैसे होंगे? कंपनी के कर्मचारी अब होंगे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के थ्रू होंगे। मतलब कि कंपनी के जो कर्मचारी होंगे वो भर्ती अब कैसे होंगे? प्रतियोगी परीक्षा के तहत, या कह सकते हैं, ध्यान दें, कह सकते हैं 1853 के अंतर्गत
अनुच्छेद 44 में अनुच्छेद 44 के तहत कंपनी के कर्मचारियों को भर्ती करने का ये प्रोसीजर बना दिया था कि अब जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या प्रतियोगी परीक्षा पास करने के बाद ही कंपनी के कर्मचारी माने जाओगे। अगला डिसीजन क्या लिया गया? भारत में जो विधि आयोग था, भारत के विधि आयोग द्वारा बनाई गई विधि रिपोर्ट को स्वीकृति दिलाने के लिए इंग्लैंड में एक विधि आयोग का गठन किया गया था। विधि आयोग का गठन किया गया था। आया समझ में? अगला डिसीजन ये लिया गया, भारत में जो निदेशक जो मंडल था, निदेशक मंडल में कुल 24 सदस्य हुआ करते थे, है ना। उन सदस्यों की संख्या कम करके 18 सदस्य किए गए थे। मतलब कि एक ऐसा डिसीजन लिया था कि जो निदेशक मंडल में 24 सदस्यों की संख्या घटाकर 18 कर दी गई थी और उनमें से 6 सदस्य मनोनीत किए जाते थे। मनोनीत थे। किसके मनोनीत? ध्यान दें, ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश ताज, ठीक है ना। तो निदेशक मंडल में 24 सदस्यों की संख्या कम करके 18 कर दी गई, जिसमें से 6 सदस्य मनोनीत थे ब्रिटिश क्राउन के तहत, ठीक है। इस प्रकार से 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा डिसीजन लिए गए।